वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको कि जो जल विभव होता है उसके बारे में बताया था, जल विभव के बारे में। जल विभव जो कोशिका जो होती है उसके अंदर जल विभव का मान किस प्रकार वेरी करता है, उसका अन्य विभव से किस प्रकार रिलेशंस है, जैसे दाब विभव है, जैसे कि मैट्रिक्स विभव है। इससे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अंतः शोषण। इसके बारे में बात करेंगे, अंतः शोषण। अंतः शोषण इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्बाइबेशन। क्या बोलेंगे इसको? इम्बाइबेशन, अंतः शोषण। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव स्नेही सतह या कोलाइडी सतह द्वारा, कोई भी द्रव स्नेही सतह या कोलाइडी सतह। द्रव स्नेही सतह मतलब जो द्रव का स्नेह करने वाली होती है, जो जल का स्नेह करने वाली होती है, उस सतह के द्वारा जल का अवशोषण करना। किसी भी द्रव स्नेही सतह या कोलाइडी सतह द्वारा जल का अवशोषण करना क्या कहलाता है? अंतः शोषण कहलाता है, इम्बाइबेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं जल अंतः शोषण के अंदर कि ये एक प्रकार का अवशोषण है। किस प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का अवशोषण है। इस अवशोषण में क्या होता है? जो अवशोषण प्रक्रिया होती है वो बिना विलयन बनाए होती है, डायरेक्ट जल का अवशोषण किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, ये फूल जाती हैं। इनकी जो लकड़ियों की बनी होती है वो दरवाजे खिड़कियाँ क्या हो जाती है? फूल जाती है। खोलने और बंद करने में क्या होती है? इनको दिक्कत आती है, कठिनाई आती है इनको खोलने बंद करने में। तो वो कौन सी क्रिया द्वारा हो रही है? बरसात के दिनों में नमी होती है वायुमंडल के अंदर, उस नमी में क्या होता है? जल की मात्रा होती है, उस जल की मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं ये लकड़ियाँ। लकड़ियाँ यहाँ पर क्या है? अंतः शोषक पदार्थ हैं। अंतः शोषक पदार्थ मतलब वह पदार्थ जो कि जल का अवशोषण कर रहा है, वह सतह जो कि जल के अवशोषण कर रही है, क्या कहलाएगी? अंतः शोषक पदार्थ। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर परिभाषा में अंतः शोषण में, इम्बाइबेशन के अंदर, वह प्रक्रिया जिसमें जल स्नेही या कोलाइडी पदार्थ, जल स्नेही या कोलाइडी पदार्थ जल का अवशोषण बिना विलयन बनाए ही करते हैं, अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतः शोषण कहलाएगा। यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर जल स्नेही या कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं बिना विलयन बनाए, डायरेक्ट जल का अवशोषण करते हैं। वह सतह जो जल का अवशोषण करती है, वह सतह जो जल का अवशोषण करती है अधिशोषक कहलाती है। अधिशोषक कहलाती है। अधिशोषक कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषक कहलाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं पौधों में प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पौधों में प्राथमिक एवं द्वितीयक कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज एवं पेक्टिन से निर्मित होती हैं।
पैक्टिन से निर्मित होती हैं, जो अधिशोषक प्रकृति की होती हैं और अधिशोषण का कार्य करती हैं। अधिशोषण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है? अधिशोषण का। मतलब जल की वह सतह जो कि जल का अवशोषण करेगी वो क्या कहलाएगी? अधिशोषक कहलाएगी, इम्बाइबेंट सरफेस। और पौधों के अंदर अगर बात करें तो हम प्राथमिक या द्वितीय कोशिका भित्तियाँ होती हैं, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इनकी नेचर क्या होती है? अवशोषण करने की होती है, यानी कि जल अवशोषण करने की होती है। इस कारण ये क्या करती है? अधिशोषण का कार्य करती है। अधिशोषण का कार्य करने के पश्चात जल अवशोषित कर लेती है। जल अवशोषित करने के पश्चात क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात की थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें नंबर 1 है हमारे पास तापक्रम। क्या है? तापक्रम, टेम्परेचर है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं तो अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। तीसरा है सतही क्षेत्रफल। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमें जल विभव का अंतर। जल विभव का अंतर, तो यहाँ जल विभव का अंतर बढ़ने पर अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? बढ़ती है अधिशोषण की। ठीक है, अधिशोषक की प्रकृति है सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित पदार्थ हैं, वो ज़्यादा मतलब अधिशोषण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने कहा कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अधिशोषक की प्रकृति, सतही क्षेत्रफल और जल विभव का अंतर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिशोषण के उदाहरण या महत्व। अधिशोषण का अंतःशोषण का महत्व। अंतःशोषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन में नंबर 1 बात करेंगे हम बीज अंकुरण के लिए। बीज अंकुरण के समय कोशिका भित्तियां जल का अधिशोषण करती हैं। जल का क्या करती हैं? अधिशोषण करती हैं। नंबर 2, पादपों के पुनर्जीवन में। पादपों के पुनर्जीवन में कुछ पादप क्या होते हैं, जल अभाव के कारण सूख जाते हैं लगभग, और फिर वो जल अवशोषित कर लेते हैं, वायुमंडलीय नमी को अवशोषित कर लेते हैं और अपने आप को पुनः बना लेते हैं प्रकृति के अंदर। तो पुनर्जीवन में, पादपों के पुनर्जीवन में। और नंबर 3, चट्टानों को तोड़ने में।
चट्टानों को तोड़ने में। चट्टानों को कैसे तोड़ा जाता है? चट्टानों के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी सी चट्टान होती है, उनके अंदर हल्की दरार बना दी जाती है तोड़कर, और उस दरार को और बड़ा करने के लिए क्या है, उसमें लकड़ी के कुछ गुटके डाल दिए जाते हैं, और उन लकड़ी के गुटकों पर लगातार पानी रिसाया जाता है। पानी के कारण क्या है, वो लकड़ी के गुटके फूलते हैं दरार के अंदर, और जैसे जैसे वो लकड़ी के गुटके फूलते हैं तो दरार बढ़ती चली जाती है और चट्टानें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो चट्टानों को तोड़ने में या चट्टानों को अलग करने में, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने या अलग करने के अंदर क्या है, अंतःशोषण का उपयोग किया जाता है। बीज अंकुरण में किया जा रहा है, पादपों के पुनर्जीवन में किया जा रहा है, और इसके अलावा चट्टानों को तोड़ने में किया जा रहा है अंतःशोषण का उपयोग। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स अगर हम डालेते हैं यहाँ पर, बरसात के दिनों में दरवाजे एवं खिड़कियों लकड़ी से निर्मित होनी चाहिए। वो किससे निर्मित होनी चाहिए? लकड़ी से निर्मित, लोहे से निर्मित नहीं होनी चाहिए। बरसात के दिनों में दरवाजे व खिड़कियों का कठिनाई से खुलना व बंद होना अंतःशोषण के कारण होता है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने अंतःशोषण के बारे में बात की। अब हम कुछ डिफरेंसेज के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ डिफरेंसेज है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स के को हम अंतर के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। उसको हम निम्न प्रकार देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं विसरण और परासरण में अंतर, विसरण एवं परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, विसरण और परासरण में अंतर। बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एक तरफ हम विसरण की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम बात करेंगे परासरण। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास विसरण के अंदर, ये जो होता है ना विसरण प्रक्रिया, ये जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। यह जीवित एवं निर्जीव दोनों में होती है, और ये केवल सजीव कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट बारे में बात करें हम यहाँ पर, यह ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं द्वारा होता है, अवस्थाओं में होता है। जबकि इसके बारे में बात करें तो ये केवल द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पर, ये दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर की बात करें, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से की ओर गमन करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किसके? पदार्थ के अणु। यहाँ केवल विलायक के अणु, यहाँ केवल विलायक के अणु ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो ये विसरण और परासरण के अंदर 4 अंतर हुए। इस प्रकार नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल विभव और विसरण दाब न्यूनता में अंतर। जल विभव और विसरण दाब न्यूनता में अंतर। जल विभव एवं विसरण दाब न्यूनता में अंतर, इसको बोलते हैं साई डब्ल्यू और इसको बोलते हैं डीपीडी। क्या बोलते हैं इसको? डीपीडी। जल विभव और विसरण दाब न्यूनता के अंदर। यहाँ पर हम बात कर लें जल विभव और इधर हम बात कर लेते हैं किसकी? डीपीडी। तो जल विभव को हमने क्या बताया था? जल विभव को हमने ये बताया था, एक परिभाषा के रूप में देख सकते हैं इसको। पहला अंतर तो परिभाषा ही हो जाएगा इनका कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अंतर जल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? जल विभव कहलाता है। अब हम बात करते हैं डीपीडी के बारे में। इसमें क्या होता है? शुद्ध जल का विसरण दाब एवं विलयन में उपस्थित जल के विसरण दाब के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर विलयन का जल विभव ऋणात्मक होता है। जल विभव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि इधर देखें हम तो डीपीडी क्या होती है? विलयन की डीपीडी क्या होती है? धनात्मक। विलयन की डीपीडी
धनात्मक होती है। विलयन की डीपीडी क्या होती है? धनात्मक होती है। इस प्रकार हमने जल विभव और विषण दाब न्यूनता में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट डिफरेंस भी की बात करेंगे हम आगे चलकर। परासरण दाब और परासरण विभव में क्या अंतर होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे चलकर। नेक्स्ट परासरण विभव और परासरण दाब के अंतर बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें परासरणी दाब। परासरणी दाब बोले तो ऑस्मेटिक प्रेशर एवं परासरणी विभव में अंतर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परासरणी दाब और जस्ट अपोजिट में बात कर लेते हैं परासरणी विभव। परासरणी विभव ओपी और साई एस, इसके बारे में बात करें। परासरणी दाब। परासरणी दाब क्या होता है? कोशिका में जब जल के अणु प्रवेश करते हैं तो उसके कारण उत्पन्न दबाव जो होगा वो क्या कहलाएगा? परासरणी विभव। कोशिका में जल प्रवेश करने पर उत्पन्न विरोधी दाब परासरणी दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरणी दाब कहलाता है। कोशिका में जब जल प्रवेश करता है तो उस जल के प्रवेश को विरोध होता है, उस विरोधी बल को विरोधी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब यहाँ परासरणी विभव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? विलय की मात्रा बढ़ने पर दाब में होने वाली कमी जो होती है, किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ने पर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी, मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? परासरणी विभव कहते हैं। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। दूसरा अंतर इनमें बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू अंतर है इसके अंदर कि यहाँ इनका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। परासरणी दाब का मान, इसका मान धनात्मक होता है और इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक। इसका मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्या होता है भाई? जीरो से कम ही रहेगा, जीरो से पार नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनका मान कैसा होता है? ऋणात्मक इसका मान, और इसका मान कैसा होता है? धनात्मक। इस प्रकार डिफरेंस बिटवीन हम देखा परासरणी दाब और परासरणी विभव के मध्य में अंतर देखा। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, उस क्वेश्चन को देखेंगे हम। वो मैट्रिक्स विभव, जल विभव और के ऊपर है, उसको हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। क्वेश्चन भाई इस प्रकार है हमारे पास, यदि किसी कोशिका का परासरण विभव -10 बार है। यदि किसी कोशिका का परासरण विभव कितना है? -10 बार है और उसका दाब विभव और उसका दाब विभव 5 बार है।
ये बार जो है ना, बार ये इकाई है, क्या है ये? यूनिट है भाई, प्रेशर की यूनिट है, दाब की इकाई है। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। सॉल्यूशन में देखते हैं हमें अब क्या है, ये सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन तो बताएंगे क्या पूछ रहा है इसमें। तो कोशिका का जल विभव ज्ञात करो। कोशिका का जल विभव ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, परासरण विभव यानी कि साई एस कितना दे रखा है भाई, -10 बार, ठीक। और उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, साई पी, दाब विभव कितना दे रखा है, 5 बार, ठीक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साई डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, और हमें पता है वी नो दैट साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, साई डब्ल्यू बराबर होता है साई पी प्लस साई एस। अब साई पी का मान कितना है, 5, और प्लस में साई एस का मान कितना है, -10। तो यहां देखेंगे हम यहाँ पर 5 - 10 तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, -5 बार, ठीक है। तो साई डब्ल्यू का मान कितना आ गया हमारे पास, साई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -5 बार, ठीक है। इस प्रकार भी सवाल पूछे जाते हैं कई बार है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल, नीट लेवल पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट और आपके रिलेशन पता है आपको कि साई डब्ल्यू और साई पी और साई एस के मध्य क्या संबंध है, और जो साई एक और है हमारे पास मैट्रिक्स विभव के बारे में बताया था हमने। मैट्रिक्स विभव क्या होता है, मैट्रिक्स विभव को नेग्लिजिबल मानते हैं हम। सामान्य कोशिका तंत्र के लिए क्या है, मैट्रिक्स विभव जो होता है ना उसको क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं हम। हालांकि लगता है उसका मान भी, लेकिन उसको नेग्लिजिबल, बहुत बहुत कम मान होता है उसका। इस कारण क्या है, उसको हम नगण्य मानते हैं। चूँकि इस सवाल के अंदर तो वो था भी नहीं, इसलिए उसको हमने मेंशन भी नहीं किया। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने आपको सेकंड यूनिट जो थी, उस सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था पादप जल संबंध, उसके बारे में डिस्कस किया था। कंप्लीट हो गया ये। इससे संबंधित जितने भी टेक्निकल टर्म्स वो बता दी मैंने आपको, डिफरेंस बता दिए, इससे संबंधित एक सवाल था वो भी बता दिया मैंने आप। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर, छठा चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके।